नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मिलेनियल्स में आजकल फायर कॉन्सेप्ट काफी प्रचलित है, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। काफी लोग चाहते हैं कि जल्द ही रिटायरमेंट लेकर अपने शौक और पैशंस को पूरा करें, पर क्या वाकई ये आसान है? क्योंकि महंगाई, कर्ज इत्यादि हमारी आय पर सबसे ज्यादा दबाव डालते हैं। तो हम आपको बताएंगे कैसे आप जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए खास हमारे साथ मेहमान हैं। उनका परिचय करा देते हैं। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और सुरंजना बोध ठाकुर, हेड डिस्ट्रीब्यूशन मिरई एसेट। कीर्तन और सुरंजना, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हर कोई चाहता है कि अपने यंग डेज में जी तोड़ मेहनत करे, खूब पैसा कमाए, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आए जब उन पैसों को एंजॉय करे, अपने पैशंस को पूरा करे, अपने शौक के लिए जिए। पर क्या ये वाकई आसान है, ये समझना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट का मैंने जिक्र किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, ये काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रहा है अमंग मिलेनियल्स। पहले चलिए थोड़ा समझ लेते हैं ये फायर कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम करता है। कीर्तन, ये फायर कॉन्सेप्ट है क्या और इतना पॉपुलर कैसे होने लग गया ये? स्वाति जी, जैसे आपने कहा, फायर एक्चुअली दो चीजों का मिश्रण है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली, ये तो बहुत अलग अलग चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तेजी से चीजें चेंज हो रही है, लोगों के इंटरेस्ट इवॉल्व हो रहे हैं, अटेंशन स्पैन इतना कम हो रहा है, ये सब का इम्पैक्ट बड़ी तेजी से लाइफस्टाइल पे भी आ रहा है, जहाँ लोग काफी इवॉल्व हो रहे हैं करियर को लेकर भी। तो हर कोई शायद एक फायर स्टेज रीच करना चाहता है जहां पर उन्हें ऐसा लगे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उन्हें सैलरी पे डिपेंड नहीं रहना है उनकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए लाइफस्टाइल के एंगल से। और जैसे ही फायर नंबर अचीव हो जाता है, तो वो करना चाहते हैं जिन पे उनको इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट बार बार रिवॉल्व होता है। और क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है इंटरेस्ट, उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रोबेबली अपने पैशन को फॉलो कर सके, या वो काम में वो चीजें करे जिनमें उनको इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए मिलेनियल में फायर नंबर तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर नंबर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको अपना गोल बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्या नंबर है जिसके बेसिस पर आप शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसे पहुंचने के लिए आपको बहुत जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक बार आप वो फायर नंबर पहुंच गए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो डिसिप्लिन फायर नंबर पहुंचने के बाद भी मेंटेन करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा गेम, क्योंकि इंटरेस्ट इतना इवॉल्व हो रहा है और अटेंशन स्पैन इतना गिर रहा है, लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद वो उन्हें जो अच्छा लगता है वो कर पाए। एब्सोल्युटली। तो ये बस उस चीज़ की आस चाह कि जो करना है वो करने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सुरंजना, पर क्या वाकई ये इतना आसान है? क्योंकि हम यूजुअली जिस तरीके का लाइफस्टाइल देख रहे हैं, जिस तरीके से लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ी है, हम सबकी लाइफ में, स्पेशली मिलेनियल्स की लाइफ में जो मेजर गोल्स हैं वो थोड़ी देरी से आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मैरिज, फिर बच्चे, फिर वो डेफिनेटली जो लाइबिलिटीज़ है वो भी आगे बढ़ जाती है, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई। जब तक जो मिलेनियल्स होते हैं, लोग होते हैं जो 40s में होते हैं, तब तक उनकी लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं हुई होती हैं। तो वो ये जो अर्ली रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, क्या वाकई इतना ज़्यादा आपको पॉसिबल लगता है आजकल के टाइम में? So, good evening, Swati. Good evening to all your viewers. आई थिंक आज जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, बिकॉज आई थिंक ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे आपने बोला, यंगर जनरेशन में ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज सब लोग प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कि लाइफ में सिर्फ काम ही नहीं करते रहना, कुछ अपने इंटरेस्ट की चीज़ में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। बट जैसे कि आपने बोला, ये जो कॉन्सेप्ट है फायर का,
ये इसमें कुछ रिस्क्स भी होते हैं कि आप हो सकता है कि आप इफ यू स्टॉप वर्किंग एंड आप आप हो सकता है आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाए जो आप सडनली नहीं फिल कर पाए, या आपके इन्वेस्टमेंट्स ने उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया जितना कि आपने एक्सपेक्ट किया था, या आपके ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना सडनली कुछ अमाउंट विड्रॉ करना पड़े जिसकी वजह से आपको वर्कफोर्स में वापस जाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए और वो आपको सूट ना करे और वो आपको नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत अग्रेसिवली सोच लिया कि आप करोगे ये सेविंग्स, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लाइफ में ऐसा भी होता है कि आपके जो लायबिलिटीज है, जो द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, इन टर्म्स ऑफ योर ऑब्लिगेशन, वो भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो प्रोसेस है वो काफी डिरेल हो सकता है। तो इतना आसान तो नहीं है, बट जैसे कि कीर्तन जी ने मेंशन किया, आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू टेक इनटू माइंड जब आप ये प्रोसेस प्लानिंग करते हो। पहला चीज तो आपको अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है कि आपके रोड मैप क्या है, आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हो, आपका आज के टाइम पे क्या इन्वेस्टमेंट्स का सिचुएशन है, क्या स्टेटस है। सेकेंडली, जैसे केतन जी ने बोला, गोल्स प्लान करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म गोल्स हो, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आप ये प्लान कैसे कर रहे हो और कैसे पहुंचोगे वहां तक। थर्डली, आई थिंक जब आप ऐसी स्टेप लेते हो जो कि आपको फाइनेंशियली प्रूडेंट होना बहुत जरूरी है, उसमें आपका नॉलेज कर्व बेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीड अप करें, आपको एक्चुअल टाइप्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पता हो, आप प्रॉपरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, ना कि आप एक ही टाइप के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि ऐसा हो कि आपके पास कुछ डेट्स है जो बहुत बड़े हैं। अगर आप ऐसा स्टेप लेते हो कि आपको क्विकली रिटायर करना है और आपके पास बड़े डेट पड़े हुए हैं जिनको आपको पे ऑफ करना है, वो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको स्पेंड करने के लिए कितना कितना सेव करना है, उसके अगेंस्ट कितना स्पेंड कर सकते हो, वो बजटिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके पास अच्छी इंश्योरेंस हो, जिससे कि आपका अगर कुछ गड़बड़ हो, अगर आपकी कोई डिरेलमेंट हो आपके प्लानिंग में, तो यू आर वेल कवर्ड इन टर्म्स ऑफ a backing and insurance wherever it's required, even if it's medical insurance, if it's any other sort of insurance, you should have that in mind as well. And I think it's very important to also have a passive income thought when you are thinking of in retiring early. अगर आपके पास एक ऑल्टरनेट थॉट हो आपके इनकम स्ट्रीम के लिए, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है फॉर अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग। तो net it's not an easy task, but if you plan it better, you may be able to do it. ओके, जैसा सुरंजना बता रही है, हो सकता है कि इतना ज़्यादा इजी ना हो, पर अगर आप अच्छे से प्लान करें तो आप डेफिनेटली अर्ली रिटायरमेंट जैसे एक फाइनेंशियल गोल को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। कीर्तन, आपने फायर नंबर का जिक्र किया था कि आपको अपने फायर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। क्या है ये फायर नंबर, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक मिलेनियल है इन देयर 30s, वो चाहते हैं कि जल्दी रिटायर करें। से 35 में यूजुअली लोग सेटल हो जाते हैं, कई मतलब शादी हो जाती है, करियर में भी स्टेबल होते हैं। उनका ये गोल है कि 15 साल के बाद 50 में रिटायरमेंट लेनी है। रिटायरमेंट से मतलब यहाँ पर ये हुआ कि प्रॉपर जो 9 to 5 की जॉब है या 9 घंटे की शिफ्ट से ज़्यादा हम अपने शौक पैशन को पूरा करेंगे और कुछ साइड बाय साइड कुछ और भी काम करेंगे। तो कैसे अचीव किया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? स्वाति जी, सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों पे आपकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या फायर एज पे रिटायर होना चाहते हैं? जैसे आपने कहा शायद मान लीजिए 50, एक एग्ज़ाम्पल की तरह ले लेते हैं। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आपकी बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस और लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस क्या है? क्योंकि आज के आपके जो बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस और लाइफ़स्टाइल है, वो आज से 15 साल बाद नहीं होने वाले। तो आपको ये सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज की आपकी लाइफ़स्टाइल और आज के लिविंग एक्सपेंसेस अगर 6 या 7% से इन्फ्लेशन से बढ़ा दिए जाए, तो वो क्या नंबर होगा जो आपको चाहिएगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए। अब इसके बाद आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इसमें
आपके अगर बचे हुए कोई गोल्स है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का एजुकेशन या आपकी कोई लायबिलिटी, उस नंबर में इस लायबिलिटी और गोल्स को ऐड कर दीजिए। फिर जो नंबर आएगा वो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा 50 साल तक, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कोई 35 साल का है, जैसे आपने कहा, और महीने का खर्चा सब मिलाकर 50,000 रुपए है। तो अगर आप इसे 6% से बढ़ा देंगे अगले 15 सालों के लिए, तो साल का खर्चा तकरीबन 14,37,000 आ जाएगा, जो आज 6 लाख है। अब अगर आपको 14,37,000 हर साल चाहिए, मान लीजिए 30 सालों के लिए, क्योंकि मैं एज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 80 तक जिएंगे, तो अगर आपको 14,37,000 चाहिए अगले 30 सालों के लिए, तो आप जब रिटायर होंगे 50 पर, तब आपके पास तकरीबन 2,60,00,000 रुपए होने चाहिए। और अगर 2,60,00,000 रुपए चाहिए, तो आपको महीने की 54,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी अगले 15 सालों के लिए। तो एक सिंपल थंब रूल मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर आप 100 रुपए की इनकम कमाते हैं, तो उसमें अगर आप 30 रुपए का खर्चा करें, 30 रुपए की मैक्सिमम ईएमआई रखें, और बाकी का 40% अगर आप निवेश करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 सालों में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि आप ना सिर्फ ये 15 साल, पर उसके बाद वाले सालों में भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वरना ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन की वजह से आप डिस्कंफर्ट में आ सकते हो। ओके, तो कैलकुलेशन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्पीड अप करना पड़ेगा इस तमाम स्ट्रैटेजी को। तभी फायर स्ट्रैटेजी को यूजुअली काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी माना जाता है। सुरंजना, इतना एग्रेसिव प्लानिंग किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या हमेशा काम करती है? और क्या उसके पॉसिबल डाउनसाइड्स या जोखिम हो सकते हैं अगर हम इतनी ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बना ली कि आप जैसा कीर्तन ने बताया, फॉर एग्जांपल, आप कम से कम अपने टोटल इनकम का 30% आप ईएमआई के लिए रखें, क्योंकि हम में से कई लोगों के ईएमआई चल रहे हैं। आपको लगभग उतना निवेश भी करना है, 40% आपको बचत में रखना चाहिए। तो बेसिकली आपका जो होल बजटिंग का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो बदल जाता है, आपको बहुत एग्रेसिव बनना पड़ता है। कहाँ पर मुश्किलें पेश आ सकती है इस पूरे प्रोसेस में? सो स्वाति जी, इफ यू सी फायर के लिए मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर पीपल जो जल्दी रिटायर करना चाहते हैं, बट जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इट कुड बी अ गुड चॉइस, क्योंकि वहां पे आप थोड़े कंजर्वेटिव अपने अननेसेसरी स्पेंड्स पे होते हो और थोड़ा सा अग्रेसिव होते हो इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स। बट जैसे कि आपने बोला, काफी इसमें मैंने पहले रिस्क के बारे में बात करी, बट कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, मे बी जैसे आपका मार्केट में कोई बड़ा ड्रॉप आ गया जिस टाइम पे आप रेडी हो रिटायर करने के लिए, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो सकता है कि उस टाइम पे आप यू फोर्स टू डिप इनटू योर आपके प्रिंसिपल पे आपको डिप करना पड़े। वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ हाई इन्फ्लेशन रेट्स चल रहे हैं जिस टाइम पे आपको आपकी जो एबिलिटी होती है पैसा बनाने का या आपका अर्न करने का, सेव करने का, इन्वेस्ट करने का, वो भी थोड़ा-सा आपका कम हो जाता है। तो यू आर नॉट एबल टू आल्सो इन जनरल मेंटेन जो आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जिसमें आप जो एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से, उससे ज़्यादा आपको अकाउंट करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपके अगर बच्चे हैं या फैमिली ऑब्लिगेशंस है, तो उसमें आपको हो सकता है आप ये जो हाई सेविंग रेट हो, वो बहुत ज़्यादा आप पे भारी पड़े। एंड एक कॉन्सेप्ट होता है फायर में कि एक्चुअली फायर जब शुरू हुआ था तो एक एक लाइफस्टाइल मूवमेंट था। तो उसमें ये था कि आप प्रायोरिटाइज करते हो अग्रेसिव सेविंग पे, और उस पे आप इन्वेस्ट कितना अच्छे से करते हो, कितने प्रूडेंटली करते हो, उसके हिसाब से आप रिटर्न्स बना सकते हो। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि रूल ऑफ 25, जो जहाँ पे आप ये बोलते हैं कि अगर आपका मंथली इनकम लेट्स से 30,000 रुपए है, मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए है, उसको साल का अगर आप देखोगे तो 3,60,000 का होता है। तो 3,60,000 का आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नंबर आता है। जैसे ये नंबर कुछ 90 लाख का नंबर आएगा। तो ये 90 लाख का नंबर आपके लिए आइडियल सेविंग अमाउंट है
जो कि आपके लिए यू कैन रिटायर अर्ली विद दिस अमाउंट। बट जैसे कि कीर्तन जी ने मेंशन किया, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आप अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं करोगे तो आप जो अमाउंट अकाउंट कर रहे हो आज, वो कल को वो अमाउंट बहुत ही अलग हो सकता है। आप अगर अकाउंट नहीं करते हो कि सडन कुछ मूवमेंट हो गया जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट हुआ पोर्टफोलियो, या आपके पास कोई इमरजेंसी फंड्स कभी थे ही नहीं, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपके पास फंड्स नहीं थे, तो ये नंबर कभी ऐसे बॉलपार्क एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। बट ये एक थंब रूल सॉर्ट ऑफ थिंग जो पॉपुलराइज किया गया। एक और कॉन्सेप्ट है कि 4% का एक रूल है कि आपने जो भी एक्यूमुलेट किया अमाउंट, वो अगर साल में आप अकाउंट करें कि 4% आप निकालते रहोगे, तो आप 30 इयर्स तक उस कॉर्पस से आप पैसा निकाल सकते हो। बट 4% जैसे कि बहुत इट्स अ स्मॉल नंबर टू टेक आउट, बट देन अगर आपका इन्फ्लेशन अकाउंटेड उतना पैसा बनता है, तो फिर आप वो कॉर्पस को यूज कर सकते हो। कीर्तन, जरा अब इस पर भी आते हैं कि कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इस गोल को पूरा करने के लिए, जो कि एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। डेफिनेटली आपको महंगाई को मात देना है, तो ऐसा ही आपको एसेट क्लास चुनना पड़ेगा, ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो क्या रह सकता है वो प्लान? स्वाति जी, आपको ना सिर्फ महंगाई को मात देनी है, पर आपको शायद अगले 15 सालों में तकरीबन 40-50 साल की प्लानिंग भी करनी है। तो आपको उतनी अग्रेसिवली पैसा भी निवेश करना पड़ेगा। तो आपको ना सिर्फ ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा, आपको ऐसे एसेट क्लास में पैसा लगाना पड़ेगा जहां वो ग्रो भी फास्ट हो रहा है, और आपको मोटी कमाई करनी है, क्योंकि आप 15 साल में तकरीबन और 3 गुना समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी से बेहतर ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो मैं टिपिकली ये पूरा डिस्कशन बैक टू स्क्वायर वन, आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही निवेश करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, दो चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको अग्रेसिवली प्लान करना है, आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा सेव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको तकरीबन आपकी इनकम का 40% पैसा हर महीना सेव करना चाहिए। दूसरा, मैं अगर इस स्ट्रैटेजी के लिए प्लान कर रहा हूं, तो मैं एवरी क्वार्टर थोड़ा सा और, अगर मेरे पास पैसा बनता है तो उस पैसे को भी उन्हीं फंड्स में निवेश करना चाहूंगा। और हर साल जैसे ही मेरी इनकम और एक्सपेंसेस बढ़ेगी, मैं उसे स्टेप अप भी करना चाहूंगा। तो ये 3 चीज मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान अग्रेसिव है और आपको 15 साल में 50 साल की प्लानिंग करनी है। तो अगर आप इस तरीके से 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स में पैसा स्प्रेड कर कर एसआईपी करें, स्टेप अप करें, और एवरी क्वार्टर थोड़ा और भी पैसा निवेश करें, तो आप मेरे हिसाब से डेफिनेटली 15 सालों में 45-50 ईयर्स की प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा सा अग्रेसिव है, पर आई एम अज्यूमिंग कि इसी तरीके से आप उस फायर नंबर को कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। ओके, क्या इस पूरे फाइनेंशियल प्लान में सुरंजना, इस अर्ली रिटायरमेंट के फाइनेंशियल प्लान में क्या हम मान सकते हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है? क्योंकि अगर हम रिटायरमेंट के उस नंबर की बात करें जो एक ट्रेडिशनल रिटायरमेंट का नंबर है 60, वो हमेशा से सेम रहता है। रिटायरमेंट एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल गोल है जिसको आप आगे या पीछे यूजुअली नहीं कर सकते हैं। आपका जब रिटायरमेंट है तभी होना है। ये तो आपकी अपनी चाह है कि आप अर्ली रिटायर करना चाहते हैं, बट व्हाट इफ़ यू फेल? कई बार ऐसा होता है कि आप ने जो राह चुनी थी या निवेश स्ट्रैटेजी चुनी थी, या ड्यू टू मेनी रीजंस आप उस गोल को पूरा नहीं कर पाए, अर्ली रिटायरमेंट नहीं कर पाए। तो अगर फेल हो जाते हैं या उसको अचीव करने में फिलहाल नाकाम है, तो कितना पुश किया जा सकता है उस स्ट्रैटेजी को, और उस स्ट्रैटेजी को फिर उसको अचीव करने के लिए क्या एडिशनल स्टेप्स लिए जाने चाहिए? तो स्वाति जी, हमने बात किया कि देयर आर सर्टेन रिस्क्स एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से आपकी डीरेल हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स का, जो आपने प्लान किया और जो एक्चुअली हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मोस्टली क्या होता है कि फायर को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली लोग सोचते हैं कि करना है और एक बिल्कुल ही अवॉइड करना है स्प्लर्जिंग। लेकिन देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फायर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अलग अलग फॉर्म्स है, जहाँ पे कुछ बहुत एक्सट्रीम फॉर्म्स है, कुछ थोड़े माइल्डर है। तो इनके कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज याद नहीं है, पर एक है कि लीन फायर। आई थिंक लीन फायर, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप एकदम ही मतलब जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ अपने एक्सपेंसेस को कर्व कर देते हो, और जिससे आप अनलाइक व्हाट केतन जी ने बोला 30% 40%, अब आप ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर इनकम को
सेविंग्स में रख देते हो, वो बहुत ज्यादा लीनर स्ट्रैटेजी है। सेकंड होता है एक कुछ आई थिंक फैट फायर, जहाँ पे आप अपना यू लिव लाइफ किंग साइज, मतलब आपको अच्छे से जीना भी है, तो इसकी वजह से आप जो सेविंग्स करते हो, मतलब सब कुछ ही आप सेविंग में नहीं डाल देते हो, बट यू आर अ लिटिल मोर लीनियंट, बट आपको क्वांटम बाद में काफी हायर चाहिए, जिसकी वजह से आपको शायद ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे जहां पे आपको हायर रिटर्न्स बन सके। देयर इज ऑल्सो अनदर स्ट्रेटेजी जहां पे आप एक मिक्स कर सको, वहां पे गोल ये नहीं होता है कि काम छोड़ दो और कुछ और ही करो, उसमें दोनों चीजें हो सकती है कि आप थोड़े जल्दी एक कॉर्पस बना लेना चाहते हो, लेकिन उसके बाद आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, या आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हो, अपने चॉइस का काम करना चाहते हो। So these are different forms of this fire strategy that's there. But I think there will always be आप अगर कोई भी गोल सेट करते हो, एक होता है चांस कि आप वो गोल पहुंच ना पाओ, और आप जिस टाइम पे गोल के लिए प्लान कर रहे हो, जिस टाइम पे आपको पैसे निकालने हैं, उस टाइम पे कुछ मार्केट इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपका वो इवेंट रिस्क आ गया और आप उतना पैसा नहीं निकाल पाए, ऐसे तो हो ही सकता है। लेकिन उस टाइम पे आपको थोड़ा रीअसेस करना पड़ेगा, जैसे कि हम पोर्टफोलियोज को रीइवैल्यूएट करते हैं और उसको फिर हम उसका ग्लाइड पाथ देखते हैं कि कैसे आप फिर आगे बढ़ सकते हो। उसी के हिसाब से आप इस स्ट्रेटेजी में भी आप रीइवैल्यूएट कर सकते हो। ऑल राइट, ओके, वहां तक पहुंचने के गोल। बिल्कुल। कीर्तन, आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट मतलब ये नहीं हुआ कि आपको काम से मुक्ति मिल गई, आप बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं एक ट्रेडिशनल रिटायरमेंट की इस जर्नी में भी एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप हमेशा काम करते रहना चाहते हैं, आप हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, जस्ट दैट वो एक रोज़ की जो मंडेन लाइफस्टाइल है आप उससे थोड़ा सा हट के कुछ अलग करना चाहते हैं। पर पैसिव इनकम की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये एस्पेक्ट जो है आपके अर्निंग से भी जुड़ा हुआ है, तो इस पर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए। आई थिंक स्वाति जी, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अर्ली रिटायर होना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जब ये फायर नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, शायद बड़ी बड़ी मात्रा में वो अपना एक्सपेंस मिसकैलकुलेट कर लेते। इसकी वजह से जब फायर अचीव हो जाता है, थोड़ी सी मुश्किलें आने लगती है। पैसिव इनकम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने जो पहले एग्जांपल दिया उसमें से आपने 2 करोड़ रुपीस इकट्ठा तो कर लिए, पर अगर इस 2.6 करोड़ रुपीस को सही तरीके से आप इन्वेस्ट कर उसमें से पैसिव इनकम ना निकाल पाए और उस पैसिव इनकम को उस तरीके से ना मैनेज कर पाए जहां पर आपका घर का खर्चा प्लस इन्फ्लेशन दोनों नहीं मीट हो रहा है, तो ये आपका कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इससे रिस्क ये होगा कि आपके पीक डेज में जब आप सबसे अच्छा कर सकते थे, तब आपने चूज किया कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और दोनों रिटायर भी हो जाएंगे, पर आपका ये कॉर्पस धीरे धीरे, क्योंकि आपने मिसकैलकुलेट कर लिया था, ये खत्म होते गया और आप उस एज पे ये पैसे को ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे, जिस एज पे आप शायद दोबारा से अपनी पीक पर ना जाकर या अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मिसकैलकुलेशन पैसिव इनकम जनरेट करने में फायर के लिए डेफिनेटली बहुत बैकफायर हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले इसे नॉर्मल कैलकुलेशन से थोड़ा हटकर थोड़ा और कुशन रखकर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब भी आप पैसिव इनकम की बात करें, आपको पैसिव इनकम विड्रॉ करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने कैपिटल को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते जहां पर शायद पहले 5 या 10 सालों के लिए आपको पैसा तो मिल रहा है, पर वो आपकी कैपिटल में से कम हो रहा है, जिसकी वजह से आप शायद बहुत लंबे समय तक इस पैसे को यूटिलाइज ना कर पाए। ओके, तो ये रही सही तरीका टुवर्ड्स अर्ली रिटायरमेंट। बहुत धन्यवाद हम करेंगे कीर्तन आपका और साथ ही सुरंजना आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस बेहद ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपनी राय रखने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।